डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपके पास टॉपिक है सेल थ्योरी के बाद जो आपका नया टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें से हम आपका जो फर्स्ट है आपके पास वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, हम सब इस वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। इनमें प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनमें क्या होता है, इनमें और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है, सेल्स वॉल का, यानी कि कोशिका झिल्ली का। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है इनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंस होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, आपकी अब्सेंस होती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें प्रोकैरियोटिक्स में दूसरा जो टॉपिक ये है आपका पॉइंट है वो क्या है कि जो जितने भी आपका मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होते हैं यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, लाइक दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि जितने भी कोशिकांग हैं जिनके बाहर क्या पाई जाती है, आपकी मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, वो क्या होता है, सीधे साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है। और जो क्रोमोसोम्स पर एक प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन होती है जो, उसका क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, उसका अभाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्रोमोसोमल जो प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसका क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में उदाहरण क्या है आपके, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो आपका कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हुआ, आपका जीवाणु हुआ। जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरियल कोशिका में आता है। दूसरा क्या हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, नीले हरे शैवाल, ये क्या होते हैं आपके वायु प्रदूषक बोलते हैं जिन्हें। ओके, ये क्या करते हैं आपका, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है आपकी, जैसे वह नॉनस्टॉप, एनाविना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं आपका। और ये किस में आती है, आपके साइनोबैक्टीरिया में आते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका पीपीएलओ, प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे क्या कहते हैं आपका माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये आपके पीपीएलओ क्या आपकी सबसे छोटी जीवित कोशिका भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसमें क्या होता है आपका 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आपका 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में आपका 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के शेप एंड साइज की, इसका आकार और इसकी आकृति कैसी होती है और क्या होती है, और इसका आकार कितना होता है। सबसे पहले इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है 1.25 माइक्रोन। अब आपको पता होगा कि 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन होता है आपका 1 × 10⁻⁻⁶, अर्थात जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा 1.25 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास कितना होता है 1.25 × 10⁻⁻⁶,
और सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपका। सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम क्या है, सबसे छोटी जीवाणु का नाम क्या है, उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसाइट्स। उसका नाम क्या है, डायलिस्टर न्यूमोसाइट्स। और इसका शेप कितना होता है, 0.15 से लेकर 0.15 इंटू 10 की पावर -6 से लेकर 0.36 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है। और सबसे जो लंबा लार्जर बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है आपका, स्पाइरलम वोल्यूटोन्स। उसका नाम क्या है, स्पाइरलम वोल्यूटोन्स। और उसका जो शेप होता है वो कितना होता है, 13 से 15 माइक्रोन। कितना होता है, 13 से 15 माइक्रोन। ठीक है। और इसकी जो आकृति होती है, प्रोकैरियोटिक जो इसकी आकृति होती है, बैक्टीरियल सेल्स की आकृतियां होती है वो कैसी होती है आपकी, एक गोलाकार भी होता है, साला का सामान भी होता है, कौम आकार भी होता है, और ये कभी कभी कुंडलित सामान भी दिखाई देता है। ठीक है। बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में, हम किसका एक उदाहरण लेते हैं हम बैक्टीरियल सेल्स का। ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल्स है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, हमने यहाँ पर आपको बता रखा है कैसे होता है। फिर हम बता देते हैं कि इसके जितने भी इसके जो कोशिकाएं होते हैं सीधे क्या होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के संपर्क में होंगे। और इसमें क्या होगा आपका, राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, 70S राइबोसोम। राइबोसोम के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 80S एंड 70S। 80S आपका यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा और 70S आपका कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाहर एक लेयर होती है, बैक्टीरियल सेल के बाहर एक लेयर होती है सबसे ऊपर। ये क्या करती है आपकी, अब जिसका नाम क्या आपका कैप्सिड। कैप्सिड क्या करती है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसको क्या करती है, बाह्य आघात जितने भी इस पे बाह्य आघातों से क्या करती है आपकी इस सेल्स की रक्षा करती है। ये बहुत ही कठोर आवरण होता है इसके बाहर, जो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कैप्सिड। ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है ये क्या होगी, पारगम्य होती है। अर्थात पारगम्य का मतलब क्या होता है कि यह कुछ ही पदार्थों को क्या कर देगी, अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। लिक्विड फॉर्म में जितने भी पदार्थ हमारे बॉडी में होते हैं ये कुछ ही पदार्थों को कोशिका के बाहर और अंदर आने जाने देती है और एक नियंत्रण बनाए रखती है, कोशिका के कंपोजिशन में एक नियंत्रण बनाए रखती है। दूसरा क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल तो हमने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है वो क्या है आपका, सेल वॉल है। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, कोशिका भित्ति का होता है, यानी कि सेल वॉल का होता है। दूसरा क्या है आपका, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्यों पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होता है आपका, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। यह एक वृत्ताकार डीएनए होता है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपका आनुवंशिक जितने भी आपके प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें वृत्ताकार जो डीएनए होता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो होता है उसका प्रयोग, प्लाज्मिड का प्रयोग किए जाते हैं। और आपकी नेक्ट पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है आपका इसमें बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है। और अब डायग्राम में हमने पढ़ा था अभी, अब इसको पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल होता क्या है, ठीक है। तो कैप्सूल जो होता है क्या होता है कि कोशिका भित्ति के बाहर क्या होता है, एक श्लेष्मी रक्षात्मक आवरण बनाता है। ये कोशिका भित्ति के बाहर क्या करता है, कोशिका भित्ति के बाहर एक श्लेष्मा के समान रक्षात्मक आवरण बनाता है, यानी कि जब सेल्स पर कोई भी आघात होगा तो ये क्या करेगा, उस आघात से कोशिका की रक्षा करेगा। और ये क्या होता है, जो कैप्सूल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका
वो बना होता है आपका पॉलीसेकेराइड्स पार्टिकल से। किससे मिलकर बना होता है आपका पॉलीसेकेराइड पार्टिकल से। ठीक है, और ये क्या करता है आपको पता होगा, बाह्य आगतों से क्या करता है, ये मेनली क्या करता है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल्स की रक्षा करना। ठीक है, ये सेल्स की बाह्य आगतों से भी रक्षा करता है, और जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उनका इफेक्ट क्या सेल्स पर होता है, ये क्या करता है, उनसे भी कोशिका की रक्षा करता है। दूसरा आता है आपके पास सेल वॉल, जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया था। हम इसके पॉइंट्स आपको बताते हैं। सेल वॉल का फंक्शंस क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो सेल्स वॉल के क्या फंक्शन होते हैं, सेल्स वॉल कहाँ उपस्थित होती है, जो सेल्स वॉल होती है वो कहाँ उपस्थित होती है आपकी, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, उसके जस्ट ऊपर, उसके बाहर क्या होती है आपकी एक आवरण बनता है, जिसे क्या कहते हैं हम सेल वॉल कहते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। अब जो सेल वॉल होता है इसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है आपका 100 to 140 नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर पता होगा, 1 × 10⁻⁹ होता है, 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित शेप देती है कि कोशिका किस आकार की बनेगी। ये किस पर ये करता है, निर्भर करता है सेल वॉल पर करता है। सेल वॉल कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित शेप क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है ये किस से मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन, लिपिड्स, फास्फोरस, ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज आदि पार्टिकल से मिलकर क्या होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, हमने यहाँ पे बताया था कि प्लाज्मा डायग्राम बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ ही सब्सटेंस को क्या करता है, सेल्स के अंदर और बाहर आने जाने में मदद करती है। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी होती है आपकी, ये बनी होती है आपकी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ये अर्धपारगम्य होती है, और ये कुछ सब्सटेंस को क्या करती है, कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने का में मदद करती है। ठीक है, बात करते हैं हम जो मेनली है आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या करता है आपका, ये रंगीन होता है, इसका ये क्या होता है, ये रंगीन होता है, कंपोजिशन ये रंगीन होता है, सामान्य होता है, और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या उपस्थित होते हैं आपके 7 राइबोसोम होते हैं, 7 राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना, आपकी फैट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, आपके प्रोटीन फैट लिपिड सारे कहाँ पाए जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल का यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स, इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अच्छे से आई होप आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितना भी बताया गया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है पूर्ण विकसित कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है आपका, जितने भी पूर्ण विकसित झिल्ली युक्त कोशिका होंगे वो आपके किसके अंतर्गत रखे गए हैं, आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, ये सारे किसके अंतर्गत रखे गए हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में पाया जाएगा। और ये क्या करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये कहाँ पाया जाएगा, आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, उसको क्या करेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसे क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से क्या करेगी, अलग करती है।
ठीक है, अब बात करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होगा आपका, वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स के उदाहरण क्या है आपके, हम यहाँ पे जिस उदाहरण को के माध्यम से आपको यूकेरियोटिक सेल्स को समझाएंगे वो आपका प्लांट सेल्स, यानी कि पादप कोशिका क्या आपका यूकेरियोटिक सेल्स में आती है। ये आपकी प्लांट सेल्स है, और जिसमें जो ये आपको यहाँ दिख रहा है ऑर्गन दिख रहा है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका। अब अंतःपर्दवी जालिका भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और दूसरी होती है आपकी यहाँ से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये किसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, राइबोसोम्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। हम इसका डिटेल आपके पास एंडोप्लाज्मिक का अलग सा टॉपिक है, हम यहाँ पर आपको नॉर्मली बताएंगे कि जहाँ जिस साइड आपके एंडोप्लाज्मिक के जिस साइड आपके राइबोसोम उपस्थित होंगे तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे नाम से जाना जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। और जहां पर राइबोसोम अनुपस्थित होंगे उसे किस के अंतर्गत रखा गया है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, और इसका कार्य क्या है, लिपिड का सिंथेसिस। ठीक है, हमने बताया आपका पादप कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर क्या राइबोसोम उपस्थित होंगे, इसका कार्य क्या होगा कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेगी, और जिस आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ जो आपका लिपिड का सिंथेसिस करेगा। उसके बाद अगला ऑर्गन से आपके पास सेंट्रोसोम, आपके पास इसके बाद है सेंट्रोसोम के बाद है आपके पास राइबोसोम। आपको हमने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका 70s राइबोसोम पाए जाएंगे, और यूकेरियोटिक सेल्स में आपके 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका सेल वॉल। सेल वॉल का कार्य क्या है कि सेल वॉल क्या करती है, कोशिका को बाह्य आगतों से बचाती है, और इसमें एक श्लेष्मा के समान इसके अंदर सेल वॉल के अंदर आपके पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बाहर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं आपके, ये क्या कहते हैं जीव द्रव्य कला भी कहते हैं, और ये क्या करती है आपकी सेल्स के अंदर और बाहर आने जाने में वो मटेरियल्स जितने भी होंगे सब्सटेंस होंगे उन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, अगला जो आपका है आपका न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करती है जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है साइटोप्लाज्म से अलग करती है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है आपकी न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। जितने भी आपके पास ऑर्गन दे रखे हैं इनके बारे हम ये आपके पास अलग से अगली यूनिट में आपके पास ये ऑर्गन्स अलग से हैं, इनके बारे हम डीपली आगे पढ़ेंगे। हम बस यहाँ पे इनका बेसिक पढ़ते हैं, इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, इसके बाद है आपका जेनेटिक मटेरियल आपके जो किससे मिलकर बना होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होती है। हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का द पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बारे में हम आपके पास अगला टॉपिक अगली यूनिट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। आपके पास अगला ऑर्गन है आपका गोल्गी अपरेटस। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो कॉम्पिटिटिव के लिए जो क्वेश्चन बनता है उस टाइप से बनता है कि गोल्गी को प्लांट सेल्स में किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्गी को प्लांट सेल्स में किस नाम से जाना जाता है, आपका डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और यहाँ पर अब आगे जो अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका डीपली स्टडी हम
अगली यूनिटों में करेंगे। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं आपके, वो हम किस अगली यूनिटों में उनका हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंस जो पेपर व्यू से क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस होगा। थैंक यू।